क्लिक करना है आदमी खल्लास। कौन संघर्ष है भाई? ये है BGMI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और अगर आप इनके कम्युनिटी पोस्ट पे आएंगे तो आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी जिसके ऊपर लिखा है लास्ट वाला किस किस को मिला और इसके साथ इन्होंने कुछ फोटोज़ भी अपलोड की है। तो आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि गेस कर सकते हैं कि इन फोटोज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा और किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला गया है कि लास्ट वाला किस किस को मिला। इनका कॉन्टेक्स्ट है फाइंड द कैंपर, यानी कि आपको कैंपर्स को ढूंढना है जो कि इन फोटोज़ में दिए गए हैं कि वो कहाँ पे छिपे हुए हैं। मेरे जैसे प्लेयर्स जो कि इस गेम को शुरुआत से खेल रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गेम का बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसा ये रिलीज होने के बाद हुआ था, यानी कि गेम को पूरी तरह से कैंपर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उस टाइम पर 90% प्लेयर्स को नहीं पता था कि गेम को कैसे खेलना है, इसीलिए वो कैंप करते थे और अभी 90% प्लेयर्स को पता है कि गेम को कैसे खेलना है, वो इसीलिए कैंप कर रहे हैं। जब 2018 में PUBG मोबाइल को लॉन्च किया गया तब आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि आखिर बैटल रॉयल गेम्स होते क्या हैं। एक ऐसा आइलैंड जहां 100 लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जहां सिर्फ एक टीम या कोई एक प्लेयर ही जिंदा रह सकता है। गेम का कोर मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल था, जो कि था सर्वाइवल। आपके ओपोनेंट्स भी बिल्कुल आप ही की तरह रियल टाइम प्लेयर्स होंगे जो कि हर रैंक के साथ इंप्रूव करते जाएंगे और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते जाएंगे। हर एक मैच के साथ आप एक नया लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, आप अपने टीममेट्स के साथ नई नई लोकेशन पर जाते हैं। प्ले जोन जैसे जैसे श्रिंक होता है आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, आप नए गन यूज करते हैं, आप नए नए टीममेट्स बनाते हैं, आप उनके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, आप अपने खेलने का तरीका हर मैच के साथ चेंज करते हैं। कभी आप कैंप करते हैं, कभी आप रश करते हैं, कभी आप मिड होते हैं, कभी आप स्नाइपिंग करते हैं, कभी आप असॉल्टर बन जाते हैं। डेवलपर्स को पता था कि उनका गेम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और बिल्कुल वैसा हुआ भी। ऐसे में गेम को फ्रेश रखने के लिए ताकि कोई भी प्लेयर इस गेम को छोड़े ना और एंगेज रहे, कंटिन्यू से खेलता रहे, डेवलपर्स ने कोलैबोरेशन करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। सबसे फेमस कोलैबोरेशन में आपको रेसिडेंट इविल 2 और एलन वॉकर जैसे पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी और आज भी प्लेयर्स नॉस्टैल्जिया हिट लेने के लिए एलन वॉकर का वो गाना सुनते भी हैं। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं राइवलरी और इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिकली PUBG और फ्री फायर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और सभी ने ही 2018, 19, 20 के टाइम पर बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे, बहुत सारे टिकटॉक पर वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे। PUBG वर्सेस फ्री फायर, या तो उसकी ट्रोलिंग होगी या तो उसकी पैरोडी बनेगी या फिर इसके सीरियस वीडियो बनेंगे। बेसिकली अगर बोला जाए तो ऐसे लोगों तक भी ऐसे वीडियो पहुँचते थे जो कि कभी इस गेम को खेली भी नहीं थे, मतलब कि कोई एक न्यूट्रल इंसान जिसने कभी PUBG और फ्री फायर के बारे में सुना नहीं था, जब इसकी हाइप थी उसने भी इस ट्रेंड की वजह से, PUBG और फ्री फायर के ट्रेंड की वजह से इन गेम को जाना, इसमें शिफ्ट भी हुए, इन्होंने ट्राई भी किया, लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी आपस में ही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली दोनों ही गेम्स को, इसका फायदा भी उन्होंने उठाया। ये राइवलरी ही थी जिसकी वजह से दोनों ही गेम्स ने अपने अपने ऑडियंस को बिल्कुल अच्छा फील देने के लिए इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स लाए जो कि लोग आज भी याद करते हैं। हम नॉस्टैल्जिक हिट लेने के लिए आज भी पुरानी वीडियोस को बजाकर देखते हैं। इनमें सबसे अच्छे पॉपुलर इवेंट्स में आपको सेकेंड एनिवर्सरी, यूनिक पावर, गोल्डन टेम्पल और हम सब का चलता पैरो एक्सूट भी देखने को मिला था। चाहे कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी, उसका एंड आखिर आता ही आता है। बिल्कुल ऐसा PUBG मोबाइल के साथ भी हुआ। चाइना के साथ लगातार कोई टीचर की वजह से 2 सितंबर 2020 को PUBG मोबाइल को इंडिया के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि एक साल के बाद PUBG ने वापस से इंडिया के अंदर कम बैक किया, लेकिन इस बार PUBG नहीं बल्कि BGMI के नाम से। क्योंकि PUBG को बैन कर दिया गया था इसीलिए BGMI को बिल्कुल इंडियन वर्जन के लिए बनाया गया, यानी कि इंडिया का कोई प्लेयर ग्लोबल वर्जन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही कोई ग्लोबल वर्जन का प्लेयर इंडिया के वर्जन यानी कि BGMI से कनेक्ट कर पाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गवर्नमेंट से फिक्स्ड रूल थे कि उन्हें अगर इंडिया के अंदर ऑपरेट करना है तो उन्हें अपना डेटा इंडिया के अंदर ही मैनेज करना होगा, इंडिया के अंदर ही सर्वर बनाने होंगे। और PUBG को सब करना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया के अंदर था जिससे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता था, इसीलिए उनको इंडिया के लिए BGMI को बनाना भी पड़ा। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थी, BGMI भी इंडिया के अंदर एक बार बैन हुआ और इस बार जो लोगों का ट्रस्ट था शायद वो कभी नहीं बना, क्योंकि एक बार जब PUBG मोबाइल इंडिया से बैन हुआ तब तो लोगों ने ट्रस्ट करके उनको BGMI पर शिफ्ट किया, लेकिन जब BGMI बैन हुआ तब लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा घटा। PUBG प्लस BGMI तीसरी बार कम बैन करता है, लेकिन इस बार डैमेज बहुत ज़्यादा सीरियस था। 2020 में PUBG के बैन होने के बाद सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जिन्होंने गेम को छोड़ा था उसमें कैजुअल प्लेयर्स थे। कैजुअल प्लेयर्स वो प्लेयर्स थे जिन्होंने गेम को उतना ज़्यादा कभी सीरियस नहीं लिया, वो गेम को एंजॉय करने के लिए खेलते थे, ना ही अपनी KD बढ़ाने के लिए, ना ही अपने गेम प्ले बेस्ट करने के लिए, ना ही अपने इन्वेस्टमेंट चमकाने के लिए, ना ही गेम में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के
द मैटर जो करता है वो है KD, गेम प्ले फ्लेक्स, इन्वेंट्री और साथ में इन्वेस्टमेंट। KD इम्प्रूव करना, गेम प्ले इम्प्रूव करना, ID चमकाना, ये कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। और वैसे भी PUBG मोबाइल को जो है ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं और इतने बड़े टाइम पीरियड के बीच में कई बार प्लेयर्स चेंज होते हैं, प्लेयर्स के माइंडसेट चेंज होते ही रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने गेम खराब किया या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने गेम के नॉस्टैल्जिक नेचर को हटा दिया, वो चीज़ करना PUBG के डेवलपर्स के हाथ में थी। वो ये चाहते तो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते थे, कुछ चीज़ों को फिक्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये इंटेंशनल था या फिर मजबूरी में गेम वालों ने नए प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और पुराने प्लेयर्स को साइडलाइन करना शुरू किया, वही हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने भी PUBG बैन होने के पहले मेरी तरह कोई भी खेल रखा है, जैसे कि सबसे या फिर या टेम्पल या कोई भी इवेंट ऐसा खेल रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले किसी भी गेम मोड के अंदर रिकॉल का सिस्टम था ही नहीं। मतलब कि आप अपना नॉर्मल गेम प्ले जैसे खेलते हो बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपकी किसी ने PT बना दी तो या तो आप बैक करो या तो अपने टीममेट को मैच खत्म होने तक स्पेक्टेट करते रहो, रिकॉल होने का कोई भी चांस नहीं था। तो अब सीन ये था कि दो तरह के प्लेयर्स इवेंट पर आते थे। सबसे पहले प्लेयर्स वो जो कि बहुत ही अच्छा खेलते थे और थीम इवेंट के ऊपर भी बहुत अच्छी किल्स निकाल लेते थे। दूसरे कैटेगरी प्लेयर्स जो कि मेनली अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते थे, तो उसके लिए उन्हें अपने दोस्तों की जगह पर यानी कि थीम मोड पर आना पड़ता था और बाई चांस अगर उनकी PT बन जाती है तो उन्हें अपने दोस्तों को स्पेक्टेट करना होगा, क्योंकि रिकॉल करने का कोई भी फीचर नहीं था। ऐसे में डेवलपर्स ने एक नया मोड डिजाइन किया जिसके अंदर वो एक टेस्टिंग कर रहे थे ताकि जो प्लेयर्स थीम मोड पर पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं उन्हें एक सेकेंड चांस दिया जाए ताकि वो फिर से खेल सकें। और इस तरह से उन्होंने इस मोड का नाम दिया पेलोड मोड। अब ये एक कम्प्लीटली नया मोड था। इसके अंदर आपको RPG, ग्रेनेड लॉन्चर, बाइनोकुलर्स, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई थी। हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को मिले थे, इसके अंदर आपको चॉपर देखने को मिले थे। लेकिन इसकी जो मेन फीचर थी वो ये थी कि इसके अंदर आप अपने टीममेट को रिकॉल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक पहला मोड था जिसके अंदर PUBG ने आपको एक ऐसा फीचर दिया जिसके अंदर आप अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि जैसे ही आपकी टीममेट की PT बनेगी तो आपके टीममेट की PT के ऊपर एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा जो कि 2 मिनट का होगा, यानी 120 सेकंड का। और अगर आपके किसी टीममेट ने वो PT आपकी लूटी तो आपको उस टीममेट का प्लेयर कार्ड मिलेगा और उस प्लेयर कार्ड का यूज करके वो रिकॉल टावर पर जाकर आपको फिर से रिवाइव दे सकता है और आप रिकॉल हो सकते हैं। और वैसे ही इसका पॉपुलैरिटी देखते हुए इसको मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया जो कि आप हम लोग प्रेजेंट टाइम पर देखते हैं। बाय द वे, अगर आप उस टाइम पर PUBG खेलते थे तो IMDAM और आपने रॉनी की ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वे लिटरली 28 फ्लेयर गन का यूज करते हैं, वो भी बिल्कुल लीगली इवेंट का लूप होल निकाल कर। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने भी ऐसा करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया था। बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे रिकॉल आने के बाद इम्पैक्ट के बारे में। तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट गेम प्ले पर पड़ा है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो रिकॉल आने से पहले यानी कि जब रिकॉल नहीं होता था उस टाइम पर लगभग 25 से 30 प्लेयर ही एक इवेंट पर आते थे, लेकिन जो फाइट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होती थी। कहने का मतलब है जब प्लेयर्स आते थे तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर मेरी PT बनी तो मैं वापस से रिकॉल नहीं हो सकता। ऐसे में वो बहुत ही अच्छे गन का सिलेक्शन करते थे। साथ में जब तक उन्हें वेस्ट की हेलमेट नहीं मिलेगी तब तक वो रस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रिकॉल नहीं हो सकते। लेकिन अब ये क्या है कि चाहे आपके पास कोई वेस्ट मिली ना मिली, कोई अच्छी गन मिली या ना मिली, पिस्टल भी मिल गई तो भी आपके ऊपर रस कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरी PT बन भी गई तो भी वो आराम से रिकॉल हो जाएंगे। और इसीलिए ऐसा जरूर आप देखोगे कि अभी के टाइम पर एक थीम मोड के ऊपर 50 प्लेयर 55 प्लेयर्स तो आराम से आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी PT बनी भी गई या फिर उन्हें अगर नहीं भी मिली तो भी वे रिकॉल हो जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आपकी PT बनी तो सीधा आप खत्म, आपको लॉबी में जाना होगा या टीममेट को स्पेक्टेट करना होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि पहले के जो फाइट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होते थे अभी के मुकाबले, क्योंकि अभी की ऐसा है कि अगर आप 10 किल या 15 किल एक लॉबी में निकालते भी हो तो उसमें कुछ ऐसे फाइट्स आपको जरूर मिलेंगे जिसमें आपको 5 अच्छी किल ऐसे मिलेंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं आते प्लेयर्स हमारे होंगे या फिर उनके पास हेलमेट वेस्ट की अगर नहीं मिली होगी फिर भी वे आपके ऊपर रस कर देंगे। तो इसमें गलती ना आपकी है ना ओपोनेंट की, क्योंकि गेम का माइंडसेट ये वैसा हो गया है कि चलो ऐसे गेम को फास्ट बेस्ट बनाया जाए। अब इसमें डेवलपर्स कुछ कर सकते थे लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। शॉटगन, कैंपर्स एंड हैकर्स, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हम लोग अलग अलग पॉइंट में समझने की कोशिश करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ऐसे में मैं इन तीनों को एक ही पॉइंट पे समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। तो बात करें तो 2018, 19, 20 का टाइम पीरियड में बैटल रॉयल का जॉनर बिल्कुल नया नया था, बिल्कुल नए नए गेम्स रिलीज हो रहे थे। ऐसे में अगर कोई प्लेयर कैंप करता था तो वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था, प्लेयर्स नए थे, उन्हें नहीं पता था कि आखिर जोन शिफ्टिंग क्या होती है, फुटस्टेप क्या होते हैं, गन कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, आखिर टीममेट को रिवाइव कैसे देना है, या फिर कौन सी हमारे पास जो कंज्यूमेबल्स है वो कौन सी काम की है, कौन सी बेकार है, किसे कब यूज करना है, उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था।
लेकिन अभी का क्या, अभी तो 90% ज़्यादा प्लेयर्स को पता है कि आखिर गेम में कैसे खेलना है, कैसे जोन शिफ्ट करना है, कौन सी गन सही है, कौन सी गन लॉन्ग रेंज के लिए है, कौन सी गन शॉर्ट रेंज के लिए है, कौन सी गन कंज्यूमेबल्स यूज करनी है। देखो मैं आपको रश करने को नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कैंप करने लग जाओगे। मतलब कि कोई प्लेयर आता है और किसी रूम में घुसता है और उसे पता चलता है कि पूरी की पूरी टीम ही हाथ में शॉटगन लेकर बैठी है, उसके साथ बिल्कुल गैंग बैंग हो जाता है। मतलब कि ऐसा भी होता है कि कई सारे रसर्स हाथ में शॉटगन लेकर आते हैं और पूरी की टीम खाली कर जाते हैं, क्योंकि देखो शॉटगन का बेटा इतना ज़्यादा डेंजरस है कि सामने वाले को सिर्फ एक शॉटगन की चिपकानी है और उसका डाउन हो जाता है, चाहे आपको लेवल 1 की लिस्ट हो या फिर नहीं हो या फिर 3 हो, चाहे किसी भी लेवल की हो, बस उसके कनेक्ट करना है और बड़ा होना निश्चित है। ऊपर से S12 की और DBS जैसी गन ऐसी है जिनके पास लगभग 10 या 15 बुलेट्स होती है, मतलब कि जिसको आप कंटिन्यूस फायर करते रहते हो, बिल्कुल AR गन्स की तरह। और ऐसे में इनका क्रॉस एयर भी काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि इनका बुलेट स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि अगर आपने एनिमी से थोड़ा सा दूर भी फायर किया है, फिर भी उनकी क्रॉस एयर की वजह से आपको डैमेज लगना ही लगना है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे प्लेयर के सामने लड़ने में। तो इसमें कैंपर्स की भी गलती है और रसर की भी गलती है। मतलब शॉटगन का यूज करो जायज़ है, लेकिन यार इतना ज़्यादा मत करो कि बिल्कुल हर प्लेयर की स्टोरी यही बन जाए कि यार मुझे DBS वाले ने मार दिया, मुझे S12 वाले ने मार दिया, या फिर नहीं भी मारा तो 10 में से 9 गेम या 8 गेम ऐसा होगा ही जिसमें आपकी बेटी बनेगी तो DBS वालों के हाथ से बनेगी या S12 के हाथ वालों से बनेगी, या तो किसी न किसी शॉटगन वाले से ही बनेगी। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आपके पास सामने वाले के अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब कोई TR या SMG चलाता हो तो उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, सामने वाला आता है उधर से उन्हें घुटनों पर लगता है, उसे फिनिश कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है देखने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये कम्प्लीटली यार अलग ही ट्रीट होते हैं। मतलब कि जब भी रैंक पुश का सीजन आता है तो ये लोग मतलब आप नोटिस करना, अगर आप रैंक पुश करना पसंद करते हैं, कॉन्टिन्यूस जाना पसंद करते हैं, उसके लिए रैंक पुश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हैकर्स मिलेंगे। मतलब कि अगर आप जैसे ही एस का लॉबी क्लियर करते हो, आप थोड़ा ऊपर पहुंचने वाले होते हो, उसके बाद आपको हर दूसरे मैच में आपको हैकर देखने को मिल ही जाएगा। इतने सारे हैकर्स गेम में आते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको मन ही नहीं करेगा रैंक पुश करने का। मतलब कि मैं तो मोबाइल में खेलता हूँ और ऊपर से मैं ज़्यादातर एस पर जाकर छोड़ ही देता हूँ गेम को, लेकिन मुझे भी हर 5वें या 6ठे गेम में कोई ना कोई हैकर जरूर मिल जाता है। अब चाहे वो वॉल हैक लगाए, चाहे वो एम हैक लगाए, या फिर कोई भी ESP हैक लगाए या फिर स्पीड हैक लगाए, लेकिन मुझे हर 5वें या 6ठे मैच में हैकर मिल ही जाता है। अब ऐसा नहीं कि गेम वाले इस एंटी चीज़ उनका खराब है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ तो PUBG मोबाइल का जो डेटा अगर हम देखें तो सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा हैकर्स को बैन किया है। मतलब समझ सकते हो, एक महीने के अंदर 10 लाख हैकर बैन हुए हैं। तो अगर हम BGMI की बात करें तो BGMI के अंदर जनवरी मंथ के अंदर 4,30,000 से ज़्यादा हैकर बैन हुए हैं अकेले सिर्फ एक मंथ में। यानी कि जनवरी मंथ में BGMI में 4 लाख से ऊपर हैकर बैन हुए हैं। फरवरी मंथ के डेटा की बात कर लेते हैं तो फरवरी मंथ के अंदर भी 4 लाख से ज़्यादा हैकरों को BGMI ने बैन किया है। अब ये नंबर इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि आप मतलब खुद ही सोच कर देखो, एक महीने के डेटा है ये, और जनवरी मंथ में 4,30,000 से ज़्यादा और फरवरी मंथ में 4 लाख से ज़्यादा IDs हैकर की बैन हुई है। और मतलब फिर भी हर बार जब भी रैंक पुश का सीजन आता है नए नए हैकर्स आते हैं और नए नए हैक्स लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि हैकर भी पुराने होते हैं, वो भी बिल्कुल अलग अलग हर बार नए नए हैक्स लेकर आ जाते हैं। कोई मैजिक बुलेट लेकर आता है, कोई आपको स्पॉनर हैक लेकर आ जाता है, कोई मतलब कहीं भी स्पॉन हो जाता है, कहीं से भी आपको मार के चला जाता है। इतने ज़्यादा हैकर की वेरिएशन बढ़ गई है कि सिर्फ हैकर ही नहीं आते, नए नए टाइप के भी हैकर आते हैं। इनका अलग ही कॉम्पिटिशन चलता है कि इस बार तूने ये लाया, इस पर मैं ये हैक लाऊंगा, वो हैक लाऊंगा। उसके बीच में सफर वो करते हैं जो कि रैंक पुश करते हैं, गेम को एंजॉय करना पसंद करते हैं, रैंक पुश करते हैं, KD पुश करते हैं, उनका दिक्कत होना स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है जिसके ऊपर कुछ वर्क करना होगा, वरना ये गेम मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ये मेरा पहला बैटल रॉयल गेम था PUBG मोबाइल, और मैं नहीं चाहता इसका कंडीशन कुछ ऐसा हो। देखकर खराब लगता है, लेकिन जो रियलिटी है फिलहाल के लिए रियलिटी यही है।